वैसी साहब, आप जिस तरीके से नियत पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप मुझे सुन पा रहे हैं ओवैसी साहब? मेरी आवाज मिल रही है ओवैसी साहब? आवाज आ रही है ओवैसी साहब? आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, बोलिए। बहुत कट के आ रही है, बोलिए आप। जी जी, मैं ये पूछ रही हूं सर, जिस तरीके से आप नियत पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो वक्फ बोर्ड है उसकी भी नियत पर सवाल उठाया जा रहा है कि वो जिसकी मर्जी आए उसकी जमीन को अपना बना लेता है। वो तमिलनाडु के गांव का जिक्र किया गया सर। इसके अलावा एक रिपोर्ट हमारे पास आई, लखनऊ के अंदर एक शिवालय और बाकायदा राजस्व के रिकॉर्ड में 1862 तक वो शिवालय की जमीन, और अचानक से 2000, अच्छा मुझे लगता है कि आवाज नहीं आ रही है, मैं आवाज सही करवाती हूं। दोबारा से हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से जो बड़ी बात कही गई है वो आपको बता देते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि सरकार जो है वो वक्फ पर कब्जा करना चाहती है, वक्फ बोर्ड को तबाह करने की कोशिश है और कुछ नहीं है ये वक्फ संशोधन बिल। वक्फ मुसलमानों की संपत्ति, इस पर कलेक्टर राज से कब्जे की कोशिश में है सरकार। कटघरे में सरकार को खड़ा करते हुए, सरकार की नियत पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उन्हीं के साथ हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक वक्फ संशोधन बिल जो सरकार की तरफ से कल लाया गया, जिस पर साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में खड़े होकर भी कहा कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमानों को निशाने पर लेने की एक कोशिश है, उसी पर हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से विस्तार से बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब, मेरा अगला सवाल ये कि नियत पर जो आपने सवाल उठाया, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से वक्फ बोर्ड की नियत पर सवाल उठाया जा रहा है और वो मिसाल दे रहे हैं, वो तमिलनाडु के गांव का जिक्र करते हैं कि देखिए वहां पर पूरी की पूरी गांव की जमीन, उस पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया जमीन हमारी है। अच्छा, इसी तरीके से लखनऊ में 1862 रेवेन्यू रिकॉर्ड से वो शिवालय है और 2016 में अचानक से वक्फ बोर्ड कहता है हमारी जमीन है सर। तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा सर? ये जो दावे दोनों तरफ से एक्सट्रीम है। देखिए, सरकार को चाहिए कि जब झूठ बोले ना तो एक झूठ बोलने के कोचिंग ले लें नरेंद्र मोदी से, इस तरह झूठ ना बोलें। सच्चाई ये है कि आप दोनों की मिसाल देता हूँ, तमिलनाडु की और लखनऊ की। अगर कोई सर्वे कमिश्नर ये सर्वे करके कहता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और फिर वो प्रदेश सरकार का ऑफिसर होता है, उसके बाद प्रदेश सरकार एक गज़ेट नोटिफिकेशन इशू करती है, तो इसको आप वक्फ बोर्ड को और मुसलमान को गाली क्यों दे रहे हैं? सरकार के पैसों पर सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है, सरकार के पैसों पर गज़ेट इशू होता है, तो फिर आप पूछिए ना उनको। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर यूपी सरकार ने और तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और गज़ेट नोटिफिकेशन इशू हुआ है, और अगर कोई ये कह रहा है कि वो नहीं है तो आप चैलेंज करिए ना उसको, आप चैलेंज करिए, कोर्ट उसका फैसला करेगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे? देखिए, बीच का रास्ता उस वक्त निकलेगा जब प्रॉपर्टी मेरी माँ की हो या किसी के बाप की हो, ठीक है, वो तो नहीं है ना, ये तो अल्लाह के नाम पे वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है। जब सरकार खुद उसका सर्वे करती है और गज़ेट इशू होता है तो अच्छा। और एक चीज, ये जो आप मिसालें दे रहे हैं ना, सर, ये कल कहा गया सरकार की तरफ से कि साहब जो ट्रिब्यूनल है, जी जी जी, एक मिनट, ये सरकार ने मीडिया को सेलेक्टिवली 15 ऐसे प्रॉपर्टीज का, जिसमें हैदराबाद के भी 2 प्रॉपर्टीज है, उसका उन्होंने दिया। 8 लाख प्रॉपर्टीज में आप 15 की मिसाल दे रहे हैं। अरे भाई, 8 लाख प्रॉपर्टीज में आप कम से कम 1000 की मिसाल दो मीडिया को, आप सिर्फ 15 की दे रहे हैं। चलिए 200 की दे दीजिए, वो भी नहीं देते आप। ठीक, बताइए आप कि ये तो मजाक कर रहे हैं ना आप, माने चोरी ऊपर से सीना जोरी की मिसाल देना पड़ेगा इस बार में सरकार के लिए। ठीक है सर, जो चैलेंज की आपने बात कही उसमें कहा गया कि साहब अभी तक जो कानून है उसके हिसाब से तो ट्रिब्यूनल जो है फिर आगे उसका कहीं रिव्यू ही नहीं हो सकता है, ये फिर संवैधानिक कैसे हो सकता है सर? तो अगर ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसको हाईकोर्ट के रिव्यू में लाया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है सर? मैडम देखिए, ये जो आपको बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी जो मौजूदा कानून में ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है सीनियर मोस्ट, वो स्टेट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। एक आदमी को अपॉइंट करते हैं जिसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मालूम, दूसरा एमिनेंट आदमी। ये फैसला जब आ जाता है किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ,
सरकार ये कह रही है कि नहीं जा सकते हाई कोर्ट को, कितना झूठ बोलेंगे। हाई कोर्ट को जाते हैं, रिव्यू पिटीशन डाला जाता है, और रिव्यू पिटीशन में होता यह है कि हाई कोर्ट पूरा उस ट्राइब्यूनल के रिकॉर्ड को, वक्फ के रिकॉर्ड को मंगाती है, और अगर ब्लेटेंट वायलेशन हुआ है लॉ का तो उनके हक में फेवर में देती। अब सरकार यह कर रही है इस बिल में कि डिस्ट्रिक्ट जज नहीं अपॉइंट होगा, बल्कि एक रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, और अगर दो में से एक भी होगा तो वो केस चला देगा, और उनके फैसले के बाद अपील होगी और अपील में दोबारा सुना जाएगा। मेरा बोलना यह है कि रिटायर्ड जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के खिलाफ फैसले के खिलाफ देगा कुछ। यह सिस्टम अच्छा है या दूसरा सिस्टम अच्छा है, बताइए। एनजीटी का ट्राइब्यूनल है, टैक्स का ट्राइब्यूनल है, बताइए उसमें कौन सा ट्राइब्यूनल में क्या हो रहा है। इस ट्राइब्यूनल में तो वक्फ के प्रोटेक्शन में बात हो रही है ना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं उनको। ठीक है, तो ये तो इनकी बात बिल्कुल झूठी है, सरासर झूठी है। और एक बात सुन लीजिए, आपके सुनने वालों को जानना चाहिए। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है आर गांधी 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को टेक्निकल मेंबर्स बनाना चाहिए ट्राइब्यूनल का। आप तो कुछ और ही कर रहे हैं सेक्शन 83 में कि ज्वाइंट सेक्रेटरी को आपने ऐड कर दिया ट्राइब्यूनल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।